नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच सहमति के अभाव में अमान्य नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले में अवलोकन किया है कि सीबीआई किसी राज्य पर अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का तब तक उपयोग नहीं कर सकती है जब तक कि संबंधित राज्य द्वारा उसके लिए सहमति प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि यदि कार्योत्तर सहमति प्राप्त की जाती है तो इस प्रकार की सहमति देने में विफलता जांच को प्रभावित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस तरह की पूर्व सहमति न होने का कारण अभियुक्त के प्रति कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 में सीबीआई के लिए राज्य में अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए राज्य की सहमति को अनिवार्य किया गया है और ये संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। आइए अब सीबीआई के लिए सहमति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विपरीत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो डीपीएससी अधिनियम द्वारा शासित होता है। इस कारण से सीबीआई के लिए किसी राज्य में अन्वेषण के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य हो जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अपने स्वयं के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा शासित होता है और उसका अधिकार क्षेत्र भी देश भर में विस्तारित होता है। सीबीआई द्वारा जांच के लिए दो प्रकार की सहमति की आवश्यकता होती है, जैसे सामान्य सहमति और विशिष्ट सहमति। सामान्य सहमति के तहत सीबीआई को जांच के संबंध में राज्य से प्रत्येक मामले के लिए नए सिरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विशिष्ट सहमति के तहत जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए प्रकरणवार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। हाल ही में कई राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि ने सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस ले ली है। अगली खबर ब्रिक्स से संबंधित है। हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस द्वारा की गई। इसकी थीम वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा और अभिनव वृद्धि थी। आइए अब जानते हैं इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। इसमें ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति का अंगीकरण किया गया है। सभी देशों से अन्य देशों या उनके अपने नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्रों के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया है। ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी रणनीति 2025 की दिशा निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत व्यापार, निवेश, वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि में ब्रिक्स सहभागिता के विकास के लिए मध्यम अवधि की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। कोविड वैक्सीन पर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्ताव दिया है कि कोविड-19 वैक्सीन और उपचार बौद्धिक संपदा से मुक्त होने चाहिए। ब्रिक्स 5 उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। ये संगठन के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इसका शिखर सम्मेलन सभी सदस्य देशों के सरकार और राष्ट्र प्रमुखों के नेतृत्व में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये समूह विश्व की जनसंख्या के 42% और सकल घरेलू उत्पाद के 23% तथा वैश्विक व्यापार के 18% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा ब्रिक्स के 2014 के फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। भारत अब ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा और वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी और अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक 2020 का आभासी रूप से आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया द्वारा की गई और इस दौरान 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया गया, जिसमें पहला है व्यापार और निवेश की दशा में सुधार करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समावेशी आर्थिक भागीदारी और तीसरा है नवाचारी संधारणीयता को बढ़ावा। सफल बोगोर लक्ष्यों के आधार पर एपीईसी के 2020 उपरांत विजन को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। दरअसल बोगोर लक्ष्यों को औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2010 तक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2020 तक एशिया प्रशांत में मुक्त एवं खुला व्यापार तथा निवेश के लिए वर्ष 1994 में घोषित किया गया था। आइए अब एपीईसी के बारे में जानते हैं। एपीईसी 21 प्रशांत तटवर्ती सदस्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।
APEC विश्व व्यापार के लगभग 50% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास तथा समृद्धि का समर्थन करना और अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता में वृद्धि करना है। आइए अब जानते हैं भारत और एपेक के बारे में। भारत कई वर्षों से समूह का सदस्य बनने का इच्छुक रहा है और वर्ष 2011 में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त भी हुआ था, लेकिन इसे सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इसका कारण ये है कि भारत प्रशांत महासागर का तटवर्ती देश नहीं है, जबकि एपेक के सभी सदस्य देशों की सीमा प्रशांत महासागर से जुड़ी हैं। हालांकि एपेक में शामिल होने से भारत छोटे एशियाई देशों के लिए चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है, जो अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए संतुलित विकल्प से अधिक सुरक्षित हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से फेक न्यूज से निपटने के लिए एक तंत्र निर्मित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि समुदाय को लक्षित करने के लिए सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया पर तबलीगी जमात के बारे में फर्जी खबरें प्रसारित करके मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया पोर्टलों के विरुद्ध फेक न्यूज की शिकायतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम CTNRA और अन्य कानूनी तंत्रों के अनुप्रयोग के संबंध में प्रतिक्रिया की मांग की है। देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को नियंत्रित करता है। फेक न्यूज को ऐसी सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे खबरों के रूप में विकसित किया जाता है, जिसे जानबूझकर गढ़ा गया है और झूठ पर विश्वास करने या सत्य तथ्यों पर संदेह करने के लिए दूसरों को धोखा देने के प्रयोजन से प्रचारित किया जाता है। मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती पैठ की पृष्ठभूमि में फेक न्यूज में बढ़ोतरी हुई है। भारत में फेक न्यूज के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यापक रूपरेखा विद्यमान नहीं है। फेक न्यूज से निपटने के लिए रूपरेखा मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आदि तक ही सीमित है। हालांकि इन प्रावधानों का अनुप्रयोग विशिष्ट अपराधों तक ही सीमित है। कुछ देशों में फेक न्यूज से निपटने के लिए पहले से ही एक विधायी ढांचा मौजूद है, ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसे इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कई कृत्यों के लिए अधिदेशित किया गया है। ये वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन और कुशल बैंकिंग सेवाओं को और अधिक गहन करके उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। ये फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवाचारों और स्टार्टअप्स के साथ संलग्नता को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक अवसंरचना का विकास करेगा। ये हब वित्तीय नवाचार के लिए वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करेगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को 9 सदस्यों की एक शासी परिषद तथा एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। साथ ही पिछले नवंबर में RBI ने इसी उद्देश्य के साथ विनियामक सैंडबॉक्स संरचना शुरू की थी। विनियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है। RBI ने अब घोषणा की है कि विनियामक सैंडबॉक्स के तहत डिजिटल भुगतान नवाचारों के परीक्षण के लिए चयनित 6 में से 2 फर्मों ने अब अपने उत्पादों का परीक्षण आरंभ कर दिया है, जिनमें पहला है नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी का ई-रुपया, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित प्रीपेड कार्ड का एक समुच्चय है, और दूसरा है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित पेसे, जो एक ऑफलाइन डिजिटल नकद उत्पाद है। ये ई-भुगतान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ने में सहायता करेगा। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है। एक अतिरिक्त न्यायाधीश सामान्यतः प्रदर्शन के आधार पर 2 वर्ष के बाद स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के कार्य संचालन में अस्थायी वृद्धि की स्थिति में अधिकतम 2 वर्षों के लिए की जाती है। पारस्परिक पहुंच समझौता। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
ये एक विधिक ढांचा है जिसके अंतर्गत सैनिकों को एक दूसरे के देशों में आवागमन, प्रशिक्षण प्राप्त करने और संयुक्त संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। ये इन देशों के बीच अंतर संक्रियता यानी इंटरऑपरेबिलिटी और सहयोग यानी कॉपरेशन को बढ़ावा देगा। ये अमेरिका जापान के बीच हस्ताक्षरित स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट यानी सोफा के समान है। सोफा के तहत केवल मेजबान देश में सैनिकों की तैनाती की जाती है, जबकि पारस्परिक पहुंच समझौता पारस्परिकता पर आधारित है। हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR शहरी सड़क विकास, सैटेलाइट टाउन और मेट्रो रेल जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि के शीघ्र अधिग्रहण की सुविधा के लिए एक तंत्र है। TDR व्यवस्था के तहत सरकार विकास अधिकारों के प्रतिफल में भूस्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है। इन अधिकारों को भूस्वामियों को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार के विकास अधिकार, जो विकास अधिकार प्रमाण पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं, स्वामियों को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो प्रदान करते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तय किया जाता है। देश की प्रथम अभिसरण परियोजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और गोवा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने गोवा में भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अभिसरण पहल का उद्देश्य समाधान उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा, ऊर्जा संग्रहण और LED लाइट्स जैसे स्वतंत्र प्रतीत होने वाले क्षेत्रों को संयोजित करना है, ताकि इन समाधानों के माध्यम से विकार्बनीकरण और वहनीय ऊर्जा तक पहुंच को सक्षम किया जा सके। उदाहरण के लिए कृषि के लिए पंपों के लिए भूमि पर स्थित विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाएं और BE स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पंप, ग्रामीण घरों के लिए LED बल्बों का वितरण आदि। लीलावती पुरस्कार। ये पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की एक पहल है। इसका उद्देश्य AICTE से संबद्ध संस्थानों के महिला उत्थान से संबंधित प्रयासों को मान्यता देना है। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय मूल्यों का उपयोग करके स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता सृजित करना है। इस पुरस्कार का नाम 12वीं शताब्दी की पुस्तक लीलावती के नाम पर रखा गया है। ये पुस्तक गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। टीम हेलो के तहत भारतीय वैज्ञानिकों सहित 100 से अधिक वैज्ञानिक एक साथ आए हैं। टीम हेलो कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के मुद्दे से निपटने के लिए लंदन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। ये वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन विज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव और कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित सूचनाओं पर प्रतिक्रियाओं के बारे में रचनात्मक और सोशल मीडिया के अनुकूल वीडियो निर्मित कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए वैश्विक रणनीति का आरंभ किया गया। WHO का लक्ष्य टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उपचार के संयोजन के माध्यम से वर्ष 2050 तक 40% से अधिक नए मामलों और 5 मिलियन मृत्यु को कम करना है। जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 के दौरान एक संकल्प को अपनाने के बाद पहली बार भारत सहित 194 देशों ने कैंसर का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV सर्वाइकल कैंसर का एक प्राथमिक कारण है और HPV टीका महिलाओं को HPV संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। गगनयान मिशन। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा बूस्टर सेगमेंट प्रदान किया गया है, जो इसरो के गगनयान मिशन का प्रथम प्रक्षेपण हार्डवेयर है। गगनयान मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में भेजना है। गगनयान मिशन भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर भेजा जाएगा। ये एक सर्विस मॉड्यूल है और एक क्रू मॉड्यूल से मिलकर बना होगा, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में जाना जाएगा। इसरो के GSLV Mark 3 का उपयोग करके गगनयान को प्रक्षेपित किया जाएगा। GSLV Mark 3 एक 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। गुपकार गठबंधन। ये जम्मू और कश्मीर में 7 दलों का एक गठबंधन है, जो राज्य की पूर्ववर्ती विशेष स्थिति यानी अनुच्छेद 370 से प्राप्त स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि इस विशेष स्थिति को केंद्र द्वारा पिछले वर्ष अगस्त माह में निरस्त कर दिया गया था।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।